अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने देखा हमने एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल के मैकेनिज्म स्टार्ट किए थे पढ़ना। उसमें से एक हमने स्टॉप एंड वेट और उसके जितने भी 3-4 थे केसेस थे जिसमें एक्नॉलेजमेंट वगैरह लॉस, फ्रेम लॉस और डिले एक्नॉलेजमेंट के केसेस थे वो डिस्कस किए थे। फिर हमने देखा पिगी बैकिंग क्या चीज़ है, इसके अंदर हम किस तरीके से सेव करते हैं बैंडविड्थ ऑफ आवर मीडिया। अब एक नया जो सा है वो हम देखते हैं कि इसके अंदर पिगी बैकिंग में या स्टॉप एंड वेट में जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको किस तरीके से हम कवर कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस में क्या है, इन स्टॉप एंड वेट एट एनी पॉइंट इन टाइम देयर इज ओनली वन फ्रेम दैट इज सेंट एंड वेटिंग टू बी एक्नॉलेज्ड। ठीक है, चाहे आप पिगी बैकिंग में यूज कर रहे हैं लेकिन उसमें भी आप फ्रेम तो एक ही सेंड कर रहे हैं ना, और एक ही एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहे हैं। तो इसमें जो है ये हमारा डिसएडवांटेज है कि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है इसके अंदर। दिस इज़ नॉट अ गुड यूज़ ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, और ये मीडियम की भी जो है वो अच्छे से उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है, वेस्ट होता है। जो उसकी बैंडविड्थ है वो ज़्यादा बैंड अच्छा, अब ये चीज़ ना थोड़ी सी मैं आपको समझा दूँ। जब भी मैं बात करती हूँ बैंडविड्थ की तो ये इस तरीके से है जैसे कि एक पाइप है, पानी वाला पाइप होता है ना, एक पाइप है जिसका डायमीटर छोटा है। डायमीटर से मुराद उसका जो होल है या जो एरिया है, टनल है जहाँ से पानी गुजर के जाएगा, और एक दूसरा पाइप है जिसका डायमीटर बड़ा है। तो डेफिनेटली जिसका डायमीटर बड़ा होगा उसमें से ज्यादा पानी फ्लो कर सकता होगा, और जिसका डायमीटर छोटा होगा उसमें से कम पानी फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो अब जब हम बात करते हैं ना ट्रांसमिशन मीडिया के कैपेसिटी की या बैंडविड्थ की, तो उससे मुराद यही होता है कि वो एक ऐसी तार या ऐसा मीडिया, जैसे फाइबर ऑप्टिक लगा लें, क्विकजल केबल लगा लें, ट्विस्टेड पेयर लगा लें, वो एक ऐसा मीडिया है जिसका डायामीटर ज़्यादा है। अगर मैं इसको एग्जाम्पल करूँ, इस एग्जाम्पल के साथ, पाइप की एग्जाम्पल के साथ, कि ऐसा है कि उसका डायमीटर ज़्यादा है, उसमें से ज़्यादा पानी फ्लो कर सकता है, ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ उसमें से एक ही फ्रेम गुजार रहे हैं। तो बाकी जो उसका सारा एरिया है या बैंडविड्थ है या कैपेसिटी है वो वेस्ट हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये ट्रांसमिशन मीडिया का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। उसकी कैपेसिटी, उसका बैंडविड्थ उसकी ज़्यादा है, लेकिन हम उसको बहुत कम उसमें से पानी गुजार रहे हैं या बहुत कम डाटा गुजार रहे हैं। तो to improve efficiency, multiple frames should be in transition while waiting for the acknowledgement। तो हम कहते हैं कि acknowledgement का वेट करते रहने से बेहतर है कि हम जो है वो क्या करें, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करें और मल्टीपल फ्रेम्स को, एक से ज़्यादा फ्रेम्स को एक टाइम पे सेंड कर सकें। टू प्रोटोकॉल्स यूज्ड द अबव कॉन्सेप्ट। इस चीज़ को ठीक करने के लिए, स्टॉप एंड वेट के डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए दो मजीद प्रोटोकॉल्स हमारे पास हैं। एक है गो बैक एंड आर्क और दूसरा है सिलेक्टिव रिपीट आर्क। अच्छा जी, गो बैक एंड आर्क में क्या है, वी कैन सेंड अप टू W फ्रेम्स बिफोर। अच्छा, ये W नहीं, यहाँ पे N है। ठीक है, हम जो है वो N फ्रेम्स, N से मुराद जिस हम लोग मैथ वगैरह में N यूज कर लेते हैं ना, एनी नंबर ऑफ डिजिट के लिए हम N यूज कर लेते हैं। तो हम N नंबर ऑफ फ्रेम्स सेंड कर सकते हैं बिफोर वरिंग अबाउट द एक्नॉलेजमेंट। अब ये जो N है वो स्पेसिफाइड होगा अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, वो हम बाद में देखेंगे। वी कीप अ कॉपी ऑफ दीज फ्रेम्स अंटिल द एक्नॉलेजमेंट अराइव। मिसाल के तौर पे मैंने एक फ्रेम सेंड कर दिया, मैंने ये वेट नहीं किया कि मुझे अब पता चले कि पहला सही से सेंड हो गया है तो फिर मैं दूसरा करूँ। मैंने दूसरा भी सेंड कर दिया, तीसरा भी कर दिया, चौथा भी कर दिया। कोई तीसरे के बाद मुझे जो सी एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है, चौथे के बाद एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है कि 4 फ्रेम्स आपके सक्सेसफुली सेंड हो चुके हैं, तो आगे मैं पांचवा कर दूंगी, छठा कर दूंगी, सातवां कर दूंगी, सातवें के बाद फिर एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है। तो इससे क्या हो रहा है कि मेरे 3 4 5 फ्रेम्स की एक्नॉलेजमेंट एक ही में कवर हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से, और जब तक एक्नॉलेजमेंट सक्सेसफुल फ्रेम्स रिसीव होने की एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, तब तक जितने भी फ्रेम्स मैं सेंड करूंगी मैं उसकी एक कॉपी अपने पास जरूर रख लूंगी कि अगर अंदर से कोई फ्रेम लॉस होता है तो मेरे पास उसकी कॉपी पड़ी हुई हो और मैं उसको रीसेंड कर दूँ। दिस प्रोसीजर रिक्वायर्स एडिशनल फीचर टू बी एडेड टू स्टोव वेट एंड आर्क। अब डेफिनेटली इसमें एडिशनल फीचर क्या हो सकता है, इसमें एडिशनल फीचर हो सकता है कि कोई चेक एंड बैलेंस हो, कितने फ्रेम्स तक सेंड करना है, उसका टाइमर कितना रखना है, फिर कितने फ्रेम्स के बाद एक्नॉलेजमेंट का आना ज़रूरी है, और इसके अलावा मेमोरी जो है वो हमें ज़्यादा चाहिए होगी उसकी नंबर ऑफ कॉपीज़ को फ्रेम्स के रखने के लिए। अब सीक्वेंस नंबर, ये चीज़ आप अगर अच्छे से समझ लेंगे तो आगे वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए आसान हो जाएगा कि सीक्वेंस नंबर क्या चीज़ होती है। जितने भी हमारे पास फ्रेम्स हैं, फ्रेम्स की जो नंबरिंग करने का प्रोसीजर है उसी को हम सीक्वेंस नंबर कह रहे हैं।
उनको सीक्वेंस में रखना है हमें। अगर फ्रेम सेंडर साइड पे सीक्वेंस में होंगे तो ही वो रिसीवर साइड पे जाके सीक्वेंस में आ सकेंगे और एक जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो बिल्डअप हो सकेगी। तो फ्रेम्स फ्रॉम अ सेंडर आर नंबर्ड सीक्वेंशियली। हम सेंडर साइड पे जो फ्रेम्स हैं उनको अब 0101 नहीं करेंगे बल्कि प्रॉपर सीक्वेंस में नंबरिंग करेंगे उनकी। we need to set a limit since we need to include the sequence number of each frame in the header। अब header क्या चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया लेयर्स के अंदर हम headers अप्लाई करते हैं और उन headers में क्या इंफॉर्मेशन होती है, एयर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल की इंफॉर्मेशन होती है, सेंडर एंड रिसीवर के एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, हर लेयर का अपना हेडर और अपनी इंफॉर्मेशन। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, एक लिमिट डिसाइड कर लेते हैं। हमें जितनी भी हमारी कैपेसिटी है फ्रेम्स को सेंड करने की, या फिर आप कह लें कि जितना हमारा हेडर का साइज है, हेडर के साइज में हमें जितनी बिट्स अलॉट होती हैं एक फ्रेम के नंबर्स को डिफाइन करने के लिए, तो उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, एक ऐसा नंबर डिफाइन कर लेते हैं जैसे कि 5 या 6 या 7 के इतने फ्रेम्स आप सेंड कर सकते हैं विदाउट वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट। अगर वो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ फ्रेम्स हमने सेंड कर दिए और हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली तो वो रीसेंड हो जाएंगे। लेकिन अगर वो पूरे नंबर ऑफ फ्रेम्स के सेंड होने के दरमियान में या आगे पीछे कहीं पे भी हमें एक्नॉलेजमेंट मिलती है तो हम पीछे वाले सारे फ्रेम्स को यही समझेंगे कि सक्सेसफुली वो रिसीव हो चुके हैं। अगर अभी बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो थोड़ा सा और वेट करो, आगे डायग्राम में आपको समझ आ जाएगी चीज। अच्छा, वो कहता है इफ द हेडर ऑफ द फ्रेम अलाउज एम बिट्स, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आपके हेडर का जो साइज है वो बड़ा है तो आप ज्यादा फ्रेम्स को सेंड कर सकते हो। अगर आपके हेडर का साइज जो आप अपने फ्रेम्स के साथ अटैच कर रहे हैं, अगर उसका हेडर के अंदर कम नंबर ऑफ बिट्स मिल रही हैं तो हम कम फ्रेम्स को एक एक्नॉलेजमेंट के साथ सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एम नंबर ऑफ बिट्स होंगी तो हम कब किस तरह से उसकी रेंज बना सकते हैं। रेंज होगी जी 0 to 2m-1। ये आपने जो है वो याद रखना है, 2m-1। मिसाल के तौर पे अगर हेडर के अंदर m इज इक्वल टू 3 कर दें, हेडर के अंदर हमें 3 बिट्स एलोकेट होती हैं, तो हम कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स को सेंड कर सकते हैं, 2 की पावर 3 करें 8, 8 - 1 किया क्या आ गया 7। तो 0 से लेके 7 तक के फ्रेम्स को हम लोग एक विंडो के अंदर सेव कर सकते हैं, एक विंडो में या एक एक्नॉलेजमेंट के साथ उसको रिजेंबल कर सकते हैं। फिर वी कैन रिपीट द सीक्वेंस नंबर, उसके बाद ये सीक्वेंसेस रिपीट होते जाएंगे, जैसे 0101 रिपीट हो रहे थे ना, अब 0 to 2m-1 तक का नंबर, फिर उसके बाद दोबारा 0 से 2m-1 तक के नंबर, फिर 0 से 2m-1, जैसे कि 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके 7 तक, ये 7 तक ये नंबर हमें कैसे मिले हैं, क्योंकि हमने m की वैल्यू 3 रखी है। अगर यहाँ पे m की वैल्यू 2 रखें तो बताएं इसकी रेंज क्या बनेगी, 2 की पावर 2 4, 4 - 1 3, तो 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3, इस तरह से नंबर्स बन जाने के। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है सेंटर स्लाइडिंग विंडो। अभी मैंने लफ्ज यूज किया था ना विंडो का, वो इसीलिए किया था कि सेंटर साइड के ऊपर हेडर के नंबर ऑफ बिट्स के अकॉर्डिंग हम फ्रेम्स की रेंज को डिसाइड कर लेते हैं और फिर वही हमारे विंडो का साइज बन जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 तक जा रहे हैं ना, तो इसी तरीके से यही हमारी विंडो का साइज बन जाता है। अब इसमें फ्रेम्स तो 0 से 7 तक हैं, तो 0 से 7 तक के फ्रेम टोटल कितने बनते हैं, 8 फ्रेम। लेकिन विंडो का साइज उससे हमेशा एक कम होता है। कम क्यों होता है वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल आपने ये याद रखना है कि हमेशा विंडो का साइज टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स से एक कम होता है। तो ये अगर 8 फ्रेम्स हैं तो इसका स्लाइडिंग विंडो का साइज क्या होगा, 7 होगा। फिर एट द सेंडिंग साइड टू होल्ड द आउटस्टैंडिंग फ्रेम्स या आउटगोइंग फ्रेम्स until they are acknowledged we use the concept of window। उनको बार बार सेंड करने के लिए हम कब तक वेट करेंगे, जब तक हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाती। हम एक विंडो का अपना कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लेते हैं कि ये विंडो है, इस विंडो को उसने 0 सेंड करना है, 1 सेंड करना है, 2 3 4 5 6 कर लेना है, और ये हमारी वो विंडो है कि इसके अंदर अगर कोई एक भी एक्नॉलेजमेंट आ जाती है तो ये विंडो स्लाइड करके आगे चले जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर 6 तक सारे सेंड कर दिए और 0 तक की भी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो फिर ये सारी की सारी विंडो को दोबारा सेंड करना पड़ेगा।
अच्छा, the size of the window is at most 2m-1 where m is the number of bits for the sequence number. वही बात आगे जो मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे पास नंबर ऑफ फ्रेम्स हम यूज करेंगे उससे एक कम विंडो का साइज होगा. साइज ऑफ द विंडो कैन बी वेरिएबल. अब साइज ऑफ विंडो जाहिर बात है वेरिएबल हो सकता है. क्यों वेरिएबल हो सकता है? क्योंकि हेडर के अंदर नंबर ऑफ बिट्स डिफरेंट हो सकती हैं. जो भी हम सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से विंडो का साइज होगा. द विंडो स्लाइड्स टू इंक्लूड न्यू अनसेंट frames when the correct acknowledgement are received. दरमियान में कोई एक भी correct acknowledgement आएगी तो फिर स्लाइडिंग विंडो आगे अनसेंट फ्रेम्स की तरफ स्लाइड कर जाएगी, मूव कर जाएगी. अच्छा, और रिसीवर साइड की विंडो क्या है? रिसीवर साइड के अंदर सिर्फ एक एक ही हमने फ्रेम को रखना है. साइज ऑफ द विंडो एट द रिसीविंग साइट इज ऑलवेज वन इन दिस प्रोटोकॉल. कौन सा प्रोटोकॉल है जी? ये है गो बैक एंड आर्क. गो बैक एंड आर्क. अच्छा, रिसीवर इज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक फ्रेम टू अराइव इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. ये एक ऑर्डर में ही चलता है और हर एक जब इसको एक फ्रेम मिलता है तो ये आगे स्लाइड कर देता है. दूसरा पहले मतलब 0 मिला तो 1 पे आ गया, 1 मिला तो 2 पे चला गया. एनी फ्रेम अराइविंग आउट ऑफ ऑर्डर इज डिस्कार्डेड. अगर कोई फ्रेम ऐसे आए कि अब ये 1 को एक्सपेक्ट कर रहा था, 2 आ गया तो इसने 2 को डिस्कार्ड कर देना है और 1 पे ही अपने जो है वो विंडो को होल्ड रखना है. Receiver window slides as shown in the figure. Receiver is waiting for the frame 0 in part 1. जिस विंडो के ऊपर जिस फ्रेम के ऊपर होगा वही फ्रेम अगर इसको मिलेगा तो ये आगे मूव करेगा, ये शिफ्ट करेगा अपनी विंडो को. अदरवाइज वो उसको डिस्कार्ड कर देगा और अपनी जो वैल्यू है या अपनी विंडो का जिस जगह पे वही पॉइंट आउट कर रही है वहीं पे होल्ड करेगा. कंट्रोल वेरिएबल जैसे हमने पहले देखा था एस और आर को हमारे कंट्रोल वेरिएबल्स थे स्टॉप एंड वेट में. अब गो बैक एंड आर्क में जो है वो थोड़े वेरिएबल्स चेंज हो गए हैं. सेंडर के 3 वेरिएबल हैं एस, एस एफ और एस एल. एस क्या है? जो भी करंट सिचुएशन में सेंड हो रहा होगा फ्रेम वो वाला. एस एफ से मुराद है पूरी विंडो की का जो फर्स्ट फ्रेम है सेंड एस एफ और जो लास्ट फ्रेम है एस एल. मिसाल के तौर पे ये हमारी एक विंडो है जो हमने सिलेक्ट की है. अब इसकी अब देखिए उसके अंदर हम हमारे पास कितने फ्रेम्स आ रहे थे जी? 0 से 6 तक. और यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 0 से 2 तक. तो इसका मतलब ये है कि इसमें m की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी. डेफिनेटली m की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं जैसे कि यहाँ पे 2 की पावर 2 4 माइनस 1 3 तो 3 जो है वो साइज हो जाएगा हमारी स्लाइडिंग विंडो का. तो यहाँ पे 3 साइज है स्लाइडिंग विंडो का 0 1 एंड 2. ठीक है. अच्छा, फिर एस होल्ड द सीक्वेंस नंबर ऑफ रिसेंटली सेंड फ्रेम जो कि करंटली सेंड हो रहा होगा फ्रेम. फिर एस एफ होल्ड द सीक्वेंस नंबर ऑफ फर्स्ट फ्रेम और एस एल होल्ड द सीक्वेंस नंबर ऑफ द लास्ट फ्रेम. किसका लास्ट फ्रेम या किसका फर्स्ट फ्रेम? स्लाइडिंग विंडो का फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम. अच्छा, रिसीवर ओनली has the one variable r that holds the sequence number of the frame it expects to receive. If the sequence number is same as the value of r, the frame is accepted, otherwise reject. अगर ये 0 पे है तो इसको 0 फ्रेम मिलेगा तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा. अगर 1 मिला 2 मिला इसने इसको रिजेक्ट कर देना. अच्छा, मुझे बताएं इस विंडो के अंदर s की वैल्यू क्या होगी, एस एफ क्या होगा और एस एल क्या होगा? तो सोचें 0 इस विंडो के लिए ये हमारे पास हो जाएगा एस एफ सेंडिंग साइड पे फर्स्ट फ्रेम. ये 6 हो जाएगा एस एल सेंडिंग साइड पे लास्ट फ्रेम. और एस की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3, इस तरह से होगी. और इसमें एस एफ 2 है और एस एल 0 है और एस की वैल्यू दरमियान में कहीं ना कहीं होगी. ठीक है जी. इस तरीके से एस एफ और एस एल की जो है वो वैल्यूज को हम देख रहे हैं. अच्छा, इसके बाद एक्नॉलेजमेंट आ गया. एक्नॉलेजमेंट में क्या है? रिसीवर सेंड्स पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट इफ अ फ्रेम अराइव्ड सेफ एंड इन ऑर्डर. ठीक है. अगर तो मतलब प्रॉपरली फ्रेम रिसीव हो गया और बिल्कुल करेक्ट भी है और ऑर्डर में भी है तो फिर तो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी. ठीक है, कि हमें इतने जो है वो नंबर ऑफ फ्रेम्स रिसीव हो चुके हैं. इफ द फ्रेम्स आर डैमेज आउट ऑफ ऑर्डर रिसीवर इज साइलेंट. ठीक है. रिसीवर क्या करेगा? साइलेंट हो जाएगा. जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर इसने 0 को ये एक्सपेक्ट कर रहा था इसको 1 मिलेगा तो इसको क्या कर देगा? 1 को रिजेक्ट कर देगा. साइलेंट होकर 0 पे ही फोकस्ड रहेगा. ठीक है, उसको स्लाइड नहीं करेगा अपनी विंडो को.
डिस्कार्ड ऑल सब्सिक्वेंट फ्रेम, सब्सिक्वेंट फ्रेम से मुराद ये कि 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, जो भी आ रहा है वो उसको डिस्कार्ड करता रहेगा जब तक उसको 0 फ्रेम नहीं मिल जाएगा। The silence of the receiver cause the timer of the acknowledgement frame to expire। जब रिसीवर की कोई acknowledgement नहीं आएगी तो टाइम एक्सपायर हो जाएगा, टाइम एक्सपायर हो जाएगा तो सेंडर समझ जाएगा कि अंदर कोई गड़बड़ हुई है, कोई ना कोई एक फ्रेम जो है, ये सारे के सारे फ्रेम जो है वो रिसीवर तक नहीं पहुंचे। तो सेंडर क्या करेगा, रीसेंड करना स्टार्ट कर देगा तमाम फ्रेम्स को, कब से, बिगिनिंग ऑफ द वन विच द एक्सपायर्ड टाइम। ठीक है, जिस एक्नॉलेजमेंट के बाद से प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई थी वो सारे के सारे वहां से जो है वो रिपीट करेगा, रीसेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, suppose the sender has sent frame 6 but the timer for frame 3 expired। अब सेंडर तो फ्रेम 6 तक सेंड कर चुका है लेकिन उसको थर्ड के बाद एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली है, और थर्ड का जो फ्रेम का टाइम है वो एक्सपायर हो चुका है एक्नॉलेजमेंट का। तो सेंडर क्या करेगा, सेंडर गोज बैक एंड सेंड फ्रेम 3 4 5 6 अगेन। इसी वजह से इसका नाम है गो बैक एन आर। किसी एक नंबर जहाँ पे उसको नहीं मिलेगी एक्नॉलेजमेंट वहां से उसको रिपीटेडली वो सेंड करेगा। तो गो बैक दोबारा पीछे जाएगा और दोबारा से वो उसको सेंड करेगा। The receiver does not have to acknowledge each frame received. It can send one cumulative acknowledgement for several frames। ये जो है वो इसकी एक अच्छी बात है कि रिसीवर को हर एक फ्रेम के बाद एक्नॉलेजमेंट सेंड करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि वो कम्युलेटिवली या कम्युलेटिव से मुराद ये है कि मुश्तरका तौर पे भी एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दे। तो उससे पीछे जैसे अब फ्रेम 3 की एक्नॉलेजमेंट सेंड की थी तो फ्रेम 3 से पीछे जितने भी फ्रेम्स थे, 1 था, 2 था, 0 था, उसको मान लिया जाता है कि वो भी सक्सेसफुली सेंड हो गए थे। ठीक है, सारी बातें सक्सेसफुली सेंड हुए थे तो विंडो आगे गई थी। तो हम इस तरीके से एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करके भी क्या कर सकते हैं, सारे के सारे पिछले फ्रेम्स को एक्नॉलेज किया जा सकता है मुश्तरका। फिर द सेंडर कीप्स ट्रैक ऑफ द आउटस्टैंडिंग या आउटगोइंग फ्रेम्स एंड अपडेट द वेरिएबल्स एंड विंडोज एट द एक्नॉलेजमेंट्स अराइव। जैसे फ्रेम की और एक्नॉलेजमेंट की जो होती है वो नंबरिंग, वो और एस एफ और एस एल और आर की वैल्यूज को चेंज करना, ये सारा कुछ जो है वो गो बैक एंड आर का ये नॉर्मल ऑपरेशन आपके सामने है। 0 1 2 ये 3 फ्रेम्स की हमारी एक विंडो है, और सबसे पहले जारी बात है एस फर्स्ट से स्टार्ट होगा, एस की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट पे ही होगी। 0 फ्रेम सेंड किया, आर 0 पे था, उसने उसको सक्सेसफुली रिसीव करके अब आर की वैल्यू 1 कर दी। फिर सेंडर ने 1 सेंड कर दिया, अब उसने एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं किया, उसने 1 सेंड कर दिया, 1 सेंड किया, आर की वैल्यू 1 थी, वो भी सक्सेसफुली रिसीव हो गई। फिर उसके बाद अब किसकी बारी आनी थी, अच्छा देखें यहाँ पे इससे पहले कि वो 2 फ्रेम को सेंड करता, उसको एक्नॉलेजमेंट मिल गई है 2 की, कि मैंने अपनी वैल्यू जो है वो कहाँ ले आया हूँ, 2 पे ले आया हूँ, रिसीवर कह रहा है। तो सेंडर समझ जाएगा कि ओके अगर ये 2 पे चला गया तो 0 और 1 सक्सेसफुली सेंड किए जा चुके हैं या रिसीव हो चुके हैं। वो अपनी स्लाइडिंग विंडो को आगे जो है वो खिसका लेगा या स्लाइड करवा लेगा। स्लाइड करवा ली, अब ये 2 सेंड करेगा, अब एस एफ की वैल्यू 2 हो जाएगी, एस एल 0 हो जाएगा। एस की वैल्यू 2 है, वो 2 सेंड किया, रिसीव हो गया। एक्नॉलेजमेंट आप देखो उसने पहले 2 के बाद सेंड की थी, अब उसने 1 के बाद सेंड कर दी है। तो जब वो फ्री होगा रिसीवर वो एक्नॉलेजमेंट को सेंड कर देगा जिस 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 भी नंबर ऑफ नेम के बाद वो सेंड करे। अब एक्नॉलेजमेंट 3 आ गई तो साथ स्लाइडिंग विंडो भी आगे शिफ्ट हो जाएगी 3 के ऊपर, फ्रेम 3 सेंड होगा, इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब इसके अंदर है लॉस्ट फ्रेम। अगर फ्रेम जो है वो लॉस हो जाए तो इसमें क्या होगा। अच्छा जी, अगर अब यहाँ पे फ्रेम लॉस हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे है फ्रेम 2 लॉस हो जाएगा, तो आर की जो वैल्यू है ना वो आगे नहीं जाएगी, आर अपनी जगह पे ही कायम रहेगा। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि रिसीवर साइलेंट हो जाता है और वो क्या करता है, साइलेंट होने के बाद कोई भी एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करता। जब टाइमर सेंडर साइड पे एक्सपायर हो जाता है तो साथ ही वो उसको दोबारा से जितने भी जहाँ से लास्ट एक्नॉलेजमेंट आई थी उसके आगे वाले सारे फ्रेम्स को रीसेंड करना स्टार्ट कर देता है। इस मैकेनिज्म को अगर आप देखें अब इसमें देखें क्या होगा, फ्रेम 0 सेंड हुआ, फ्रेम 1 सेंड हुआ, फ्रेम 1 के बाद एक्नॉलेजमेंट आ गई 2 की, तो साथ ही विंडो स्लाइड करके सेकंड पॉइंट पे आ जाएगी, सेकंड फ्रेम के ऊपर आ जाएगी। अब सेकंड फ्रेम के अंदर प्रॉब्लम हुई और वो लॉस हो गया।
आर क्या करेगा, अपनी वैल्यू को 2 के ऊपर ही होल्ड रखेगा और साइलेंट हो जाएगा। उसको थर्ड फ्रेम मिला, उसने उसको डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि आर की वैल्यू 2 है, वो 3 को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसने कोई भी एक्नॉलेजमेंट वगैरह सेंड नहीं की। उसके बाद आ गया फ्रेम 3 लॉस्ट हो गया, फ्रेम 3 आएगा, वो डिस्कार्ड हो जाएगा। अब सेंडर साइड के ऊपर टाइम आउट हो गया है, किसका टाइम आउट हुआ है, फ्रेम 2 की एक्नॉलेजमेंट का जो टाइम है वो आउट हो गया है। इससे सेंडर को पता चल जाएगा कि मुझे दोबारा से गो बैक जाने की जरूरत है एन नंबर ऑफ फ्रेम के ऊपर और दोबारा से उसको सेंड करना पड़ेगा। तो वो 2 को सेंड करेगा, 2 रिसीवर को सक्सेसफुली रिसीव हो जाएगा और फिर वो क्या करेगा, थर्ड ही एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा। थर्ड की एक्नॉलेजमेंट आएगी, विंडो आगे स्लाइड हो जाएगी और अब ये 3 फ्रेम को भी रीसेंड किया जा रहा है क्योंकि वो पहले भी सेंड कर चुका था ना, जो कि रिसीवर ने डिस्कार्ड कर दी थी। अब ये फ्रेम 3 को दोबारा सेंड करेगा, आर की वैल्यू जो है वो 3 थी, वो उसको सक्सेसफुली रिसीव करेगा और उसके बाद उसकी आर की वैल्यू को किस पे ले आएगा 0 पे ले आएगा। फ्रेम 2 इज लॉस्ट। अभी यही सारी बातें जो हमने डिस्कस की हैं वो यहाँ लिखी हुई हैं। फ्रेम 2 जो है वो लॉस्ट हो गया है। व्हेन द रिसीवर रिसीव फ्रेम 3 इट डिस्कार्ड फ्रेम 3 एज इट एक्सपेक्टिंग फ्रेम 2 अकॉर्डिंग टू विंडो। ठीक है, आफ्टर द टाइमर फॉर द फ्रेम टू एक्सपायर एट द सेंडर साइड, द सेंडर सेंड फ्रेम 2 एंड 3 अगेन या रेपिटेडली, तो गो बैक टू 2। ठीक है, ये एन जो सा यहाँ पे 2 होगा। अभी के लिए यहाँ पे इतना ही। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपकी जो टॉपिक्स हैं प्रेजेंटेशंस के, वो आपने ग्रुप में किस तरीके से करने हैं। आपको टाइम भी जो है, डेट मैंने ऊपर मेंशन की है, जो आपको फाइल मिलेगी उसमें आपने जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं, जूम की मीटिंग एक आपने करनी है क्रिएट, कोई भी एक बच्चा कर ले। ठीक है, जो भी आपका ग्रुप का लीडर होगा या जो भी। अच्छा, अब जो 4-5 मेंबर्स हैं आपके, वो जूम की मीटिंग के अंदर होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और वो अपनी प्रेजेंटेशंस को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। अच्छा, 12 नंबर की आपकी प्रेजेंटेशन है। मैंने आपको इस पूरे सेमेस्टर में कोई भी जो है वो नहीं दी असाइनमेंट। आपका मिड का पेपर हुआ 12 नंबर का, 12 नंबर की आपकी हर एक बच्चे के 12 नंबर हैं, इस चीज़ को कंसिडर करना। तो हर एक की पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। आपने जो आपके टॉपिक्स हैं उनको अपने दरमियान डिवाइड करना है, उसकी तैयारी करनी है। एक आपने पीपीटी की फाइल बनानी है पूरे एक टॉपिक की, जो है ना, जैसे आप 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर्स की एक ही फाइल होगी पीपीटी की। ठीक है, उसके फर्स्ट के ऊपर आपने जिस तरह से लिखने हैं, अपने ग्रुप मेंबर्स लिखने हैं, अपने टॉपिक्स लिखने हैं, रोल नंबर लिखने हैं, ग्रुप मेंबर ने अपने बारी बारी अपना अपना टॉपिक सबने उस एक रिकॉर्डिंग के अंदर, जो आप जूम की मीटिंग कर रहे होगे ना, क्रिएट करके पार्टिसिपेट करके उसको रिकॉर्ड करोगे, वो आपने रिकॉर्डिंग कर लेनी है। आप वो 15 मिनट की होती है, 20 मिनट की होती है, 30 मिनट की होती है, जितनी भी होती है, वो आपने रिकॉर्ड करके अपना टॉपिक अच्छे से डिलीवर करके, ये याद रखना कि ये 12 नंबर की प्रेजेंटेशन है। 12 नंबर की प्रेजेंटेशन लगनी भी चाहिए कि वो कोई उसकी वर्थ है। और हर एक ने अपना अपना टॉपिक अच्छे तरीके से डिलीवर करना है, चाहे 5 मिनट लगें चाहे 10 मिनट लगें। करके उस वीडियो को रिकॉर्ड करके आपने ड्राइव के ऊपर उसको अपलोड कर देना है, जो शेयर की हुई है आपके साथ गूगल क्लासरूम पे। वहाँ पे आपने जाके अपलोड कर देना है अपने जो कोई एक स्टूडेंट कर दे और साथ में बता दे कि ये मेरा ग्रुप है, तो वो मुझे पता चल जाएगा कि इस ग्रुप के सारे मेंबर्स इसके अंदर इंक्लूड हैं। और ये देख लें कि 12 नंबर हैं। अगर आप में से कोई आपका पार्टिसिपेंट बिल्कुल भी आपके साथ कोऑपरेट नहीं करता और आपकी प्रेजेंटेशन तैयार है, स्टूडेंट्स आप मुझे अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करके सेंड कर दें और नॉमिनेट कर दें कि फलां ग्रुप मेंबर मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा था, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, वो फिर उसके 12 नंबर अलग हो जाएंगे। आपके ग्रुप की प्रेजेंटेशन बाकी जो सी है वो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। और ये सारे प्रोसीजर है। इसी तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन होगी। आपके ऊपर है, चाहे रात को रिकॉर्ड करें, सुबह को रिकॉर्ड करें, रोज़ा रख के करें, अफ्तारी के बाद करें, जैसे मर्जी करें, फ्री हैंड है। बस प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई मसला है, इंस्टा पे मुझे मैसेज करें और मुझसे पूछने कि मैम यहाँ से ये समझ नहीं आ रही, हमें पता नहीं चल रहा है इसका क्या करें, मैं आपको गाइड करती रहूँगी साथ में। ठीक है। अब बाजू का लेट हो जाता है रिप्लाई, कुछ बच्चों के मैसेजेस जो से हैं वो वैसे ही शिफ्ट हो जाते हैं उधर रिक्वेस्ट में, तो इसलिए थोड़ा सा डिले आ जाता है। अदरवाइज इंस्टा पे मैं ट्राई करती हूँ कि सारे बच्चों को रिस्पॉन्स दे दूँ। ठीक है, ये सारी बातें होगी प्रेजेंटेशन के हवाले से। अब आप अपनी अटेंडेंस मार्क करें, बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। अल्लाह हाफिज़।